नज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल का फैसला कुन मार्का 137वें दिन में दाखिल हो चुका है और 100 साल पहले यह कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था जब पूरी दुनिया से ज्यूज़ को इस मुक़द्दस सरज़मीन में आकर बसाया गया और फ़लस्तीनियों को यहाँ से बेदखल कर दिया गया और 100 साल से ये जुल्म जारी है और अब इस जुल्म का इख्तिताम होने जा रहा है और अब इस जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब ये मामला इस तरह से नहीं चल सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जंग जो आलम इंसानियत है नाज़रीन, उसकी सबसे अहम तरीन ये जंग जारी है। एक ऐसा मसला जिसने आलम इंसानियत को दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया है। आज पूरा आलम इस्लाम वो इस मसले की वजह से, इस मुकद्दस तरीन जंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, बहुत ही दुख और तकलीफ़ का शिकार है कि जिस तरह से वहाँ पर गज़ा में औरतों और बच्चों के साथ जुल्म किया जा रहा है और तमाम दुनिया खामोश तमाशाई इस तरह से बनी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल हुई है, आलमी इदारे फेल हुए हैं, अरब फेल हुए हैं जंगबंदी करवाने में, लेकिन वहीं पर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ को खड़ा हुआ है या नहीं। वो इस मुकद्दस तरीन जंग को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे जज्बे और दिलेरे के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। तो अहम तरीन तफसीलात हमारे पास आई हैं लेबनान से भी, गजा से भी, आलमी अदालत से। मतलब ये दुनिया में इस वक्त तब्दीली आ रही है कि इस तरह के इदारे जो इन्हीं की फंडिंग से चलते हैं, आज वहीं से इनके खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। इन्हीं के मीडिया इनको डिफेंड करने के काबिल नहीं रहा। जिस अवाम के सर पर ये जाकर वहाँ इन्होंने ये ज़मीन छीनी थी, आज वही यूरोपीय अवाम इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ताज़ा तरीन हक़ाइक़ सामने आए, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम हिज़्बुल्लाह के हवाले से आपको अपडेट करते हैं और हिज़्बुल्लाह नाज़रीन, इस जंग से पहले शायद आप हिज़्बुल्लाह से इतने वाकिफ़ ना होंगे, उनकी जंगी सलाहियतों से और जिस तरह से वो खड़ा। हालांकि इससे पहले हिज़्बुल्लाह ने जंग की है इसराइल के साथ, लेकिन इस वक्त इस जंग में हिज़्बुल्लाह का रोल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है और बड़ा डिसाइडिंग रोल हो गया है। ये बात भी ज़हन में रखें। इससे पहले हिज़्बुल्लाह इतनी पावरफुल नहीं थी और आप अंदाज़ा लगाइए कि 2006 की जंग में उसने 7000 फाइटर्स के साथ, महज 7000 फाइटर्स के साथ लेबनान को डिफेंड किया था। तो आज वो बहुत बड़ी पावर बन चुकी है और उसको पावर बनाया गया है, बाय प्लान बनाया गया। उसका हिज़्बुल्लाह को बनाने का मकसद ही यरूशलेम को आज़ाद करवाना है। ठीक है, तो ये कई दहाइयों की तैयारियां की गई हैं। तो इस वक्त जो सबसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो हिज़्बुल्लाह है और हौसी है। हिज़्बुल्लाह का ये है कि वो इसराइल के दरवाजे पर बैठी हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है और जिस तरह लाखों की तादाद में मिसाइल और रॉकेट्स हिज़्बुल्लाह ने ज़ख़ीरा किए हुए, तो वो आज तो ज़ख़ीरा नहीं हुए या 2 महीने पहले से तो ज़ख़ीरा नहीं हुए, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से जंग लड़नी और कब ये मौका आएगा जब एक फैसला कुन जंग लड़ी जाएगी। तो नज़रीन, हिज़्बुल्लाह के हमले मुसलसल जारी हैं और हिज़्बुल्लाह के साथ अब मज़ीद तंजीमें मुतहरक हो चुकी हैं, यानी बाकी मिडल ईस्ट से निकल कर तंजीमें लेबनान में पहुंच रही हैं और अब वहाँ से हमलों का आगाज़ जो है वो कर रही हैं इसराइल पर। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, फिर रिकॉल करवा दूं आपको, ये वही तंजीम है जिसने अमेरिकी टावर 22 पर हमला किया था, आपको याद होगा। तो ये वही इस्लामिक रेजिस्टेंस है। ये बता रही है कि हमने एक हेड क्वार्टर को निशाना बनाया, बहुत बड़ा हमला ये किया गया है। एक इंटेलिजेंस हेड क्वार्टर को 769th ईस्टर्न ब्रिगेड इन क्रियात शमोना, उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। और ये डेफिनेटली मतलब हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाना, जहां पर ऑफिसर्स होते हैं, जहां पर कमांडर्स होते हैं, एक बड़ा टेक्निकल, बड़ा हसास एरिया होता है, तो बड़े मुश्किल तरीके से उसको निशाना बनाया जाता है। और अब तो इसराइली मीडिया चीख कर यह बता रहा है कि हमारा वो डिटेक्शन सिस्टम ही नहीं है। मतलब ये तंजीमें इतनी जदीद हो चुकी हैं कि हमारा जो मॉनिटरिंग सर्वेलेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो नाकाम हो चुका है। आयरन डोम, जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ जिसको बनाया गया और फिर पूरी दुनिया में बेचा गया और प्रचार किया गया कि ये बहुत बड़ा कोई हमने सिस्टम बना लिया है, वो भी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। अच्छा, अब ना इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि डजन्स ऑफ कायतुशा रॉकेट्स वर फायर्ड a short while ago towards the Hardov area in Shiba farms without activating sirens। अब ये वही उसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि विदाउट सायरन्स साउंडिंग
अब ये डिफेंस जो सिस्टम है उसमें सायरन मतलब एक कलीदी किरदार अदा करते हैं कि सायरन बजते हैं तो आप फौरी तौर पे अपना बंदोबस्त करते हैं। तो अब वो ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि सायरन्स भी नहीं बज रहे, यानी हवा में तो उनको तबाह करना दूर की बात, सायरन तक नहीं बज रहे, तो डायरेक्टली जाकर वो हिट कर रहे हैं जो टारगेट वो किया जाता है, जहां पर जिस निशाने पर उनको फायर किया जाता है डायरेक्टली रॉकेट्स जाकर टकरा रहे हैं। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट जो उन्होंने बड़ी जंग से पहले ही हासिल कर ली है। तो अब जब आगे जंग छिड़ेगी जिसमें हिजबुल्लाह ये बता रही है कि वहां लेबनान के बॉर्डर से लेकर नीचे इलाक तक हर एक कोना उनके रॉकेट्स के रेंज में है, तो फिर वो हर एक टारगेट पर एक्यूरेटली जाकर टकराएंगे और उनको नाकाम नहीं बनाया जा सकेगा। तो ये जंग से पहले एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। फिर नाज़रीन ये बताया जा रहा है, इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि सफ़ेद सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, स्ट्रेटेजिकल अंदाज से इसकी बहुत अहमियत है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बेसेस है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस इसके पास है, तो उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया। या देखिए, मिसाइल्स वर डिटेक्टेड ओवर सफ़ेद सिटी इन हलीली विदाउट एक्टिवेटिंग द सायरन्स। अब ये फिर वही बात आ गई, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इसराइल में तशवीश, और अभी जब सर्वे किया गया है तो मतलब इसराइली अवाम ये कह रही है कि हमारी आर्मी जोगी नहीं है, इतनी काबिल नहीं है कि वह हमें जंग जितवा सके, और जंग हारने की वजह से, मुल्क टूटने के खौफ से लाखों इसराइली बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। आपको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके, कई कमांडर्स के बयानात में ऑन रिकॉर्ड आपके सामने ला चुका हूं जो ये कह रहे हैं कि हम में 2 फ्रंट्स पर लड़ने की सलाहियत नहीं है। तो इसलिए मतलब वो सारे उसकी अवाम समझती है कि ये हिजबुल्लाह जो है ये इनको मतलब इस टाइटैनिक को हमेशा के लिए डुबा देगी, ये इसराइल की मुकम्मल तबाही का ये सबब बनेगी, जिसकी पहले से कई जड़ें काटी जा चुकी हैं। अब वो इमारत मुकम्मल ज़मीन बोस हो जाएगी हिजबुल्लाह के आने से। अच्छा, फिर नाज़रीन इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि टारगेटेड बिल्डिंग्स वेयर एनिमी सोल्जर्स स्टेशनड इन किफार युवाल एरिया विद अप्रोप्रिएट वेपन्स। अब मुझे बताइए ना कि इतना दूर बैठकर उस बिल्डिंग को डायरेक्टली पहले उसको मॉनिटर करना, आइडेंटिफाई करना कि अच्छा भाई इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो आइडेंटिफाई करना कि इस बिल्डिंग के अंदर फौजी हैं, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें सेटलमेंट्स खाली हैं, तो वो इतने ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, इतने ज़्यादा मकानात हैं जिनको इसराइली छोड़कर भाग गए हैं। तो अब वो मुख्तलिफ एरियाज में फ़ौज है, मतलब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बिल्डिंग में है और फिर उसको 100% एक्यूरेसी के साथ जाकर निशाना बनाना है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क जो कि ये सारी तंजीमें दिखा रही हैं, उसका मुजाहरा कर रही हैं, जो इसराइल के लिए बड़ा तबाहकुन साबित हो रहा है। फिर नाज़रीन बता रहे कि बरकात रिशा के इलाके में जासूसी के लिए जो आलात नस्ब किए गए थे उनको हमने निशाना बनाया है। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं जो इस वक्त आपके सामने हमने रखे हैं। हिजबुल्लाह नाज़रीन बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रही है, और यार आप देखें पूरा लेबनान इस वक्त ऑन स्टेक है। क्या आप समझते हैं कि ये हिजबुल्लाह और लेबनान की और ये इसराइल की जो जंग होने जा रही है ये कोई आसान जंग होने जा रही है? क्या आपको लगता है कि लेबनान में तबाही नहीं आएगी? कि मतलब लेबनान में कितनी बमबारी इसराइल जाकर करेगा, कितने सिविलियंस को वहां पर कुर्बानियां देना पड़ेंगी, उनकी रियासत जो ऑलरेडी इकोनॉमिक मसाइल का शिकार है उनको क्या क्या कुर्बानियां ना देना पड़ेंगी इसराइल के सामने। तो ये कोई आसान जंग नहीं होने वाली है, और ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये कोई पब्लिसिटी मुहिम नहीं चल रही है कि जनाब वो पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह की वाह वाह हो रही है तो इसलिए हिजबुल्लाह लगी हुई है, ऐसा नहीं है। उनके फाइटर्स शहीद हो रहे हैं, ठीक है, कितने मतलब उधर पार्लियामेंटेरियंस के बेटे जो इस जंग में शामिल थे, हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे, अहम कमांडर्स थे, वो भी अपनी जानें इस जंग में अभी तक गवा चुके। तो आगे पता नहीं उनको कौन कौन सी कुर्बानियां देना पड़ेंगी। तो जिस तरह से वो आकर खड़े हुए हैं ये कोई आसान टास्क नहीं है। देखें मतलब इस सूरत हाल में तो वो बड़ा मुनाफा कमा सकते थे, हौसी बड़ा मुनाफा कमा सकते थे। हौसियों को कितने अरब डॉलर नहीं ऑफर किए गए, ये जो मतलब इतने अरबों डॉलर की उनके जो नेवी यहां पर आकर डिप्लॉयड हो गई है, उनका एक एक वॉरशिप वो कितने पैसों का है। तो रास्ता खुलवाने के लिए उनको इतनी पैसे उनके लगेंगे, इतना इकोनॉमिक नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। मतलब 30% प्लस दुनिया की जो ट्रेड है मुतासर हो चुकी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तो भाई वो कितने पैसे आप सोचिए जहां पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है, कितने पैसे यमन को ऑफर किए गए होंगे। तो यमन नहीं भाई झुका उनके सामने। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें ये कोई आसान जंग नहीं है,
ये बहुत कांटों भरा रास्ता है, ये जो कहते हैं ना अंगारों पे चलकर जाने वाला रास्ता है। तो ये आज़ादी का रास्ता जो होता है ना, आपको बहुत कुर्बानियां देकर आप वो आज़ादी हासिल करते हैं। तो इस आज़ादी के लिए तो पिछले 100 साल से कुर्बानियां दी जा रही। तो आज वो फैसला कुन घड़ी है कि आज हमने इसको आज़ाद करवाना है। यही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का इस वक्त इसी नजरिए के ऊपर वो जंग लड़ रहे हैं कि आज ही मौका है, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि उधर इसराइल देखें, इससे पहले गजा अपनी जगह पर था, वेस्ट बैंक अपनी जगह पर था। अब इसराइल ने ऑर्डर कर दिया कि हमने गजा फलस्तीनियों को नहीं रहने देना। तो अगर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पीछे हट जाती है तो बड़ी आसानी से फलस्तीनियों को निकाल देगा, तो फिर फलस्तीनी कॉज तो शायद खत्म हो जाएगा, मतलब फिर कितना मुश्किल हो जाएगा उसको हासिल करना। तो ये बात है कि इसलिए ये फैसला कुन घड़ी, आपने जो करना है आज ही करना है। अब नाज़रीन आपको गजा के हवाले से अपडेट करते हैं। गजा से भी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, कुछ ताज़ा तरीन जो हमले किए गए हैं, 5-7 की सिर्फ तफसीलात आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आलमी अदालत से हमारे पास बड़ी खबरें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन गजा में जैसा पहले दिन जंग लड़ी जा रही थी, आज भी उसी तरह से जंग लड़ी जा रही है। पहले दिन जिस तरह से बमबारी हो रही थी, आज भी उसी शिद्दत के साथ बमबारी हो रही है। आज भी रोज़ाना औरतें और बच्चे शहीद हो रहे हैं। 1 घंटे में 40 से ज़्यादा बम गिराए जाते हैं और कितने बच्चे, तकरीबन 15 से 20 बच्चे 1 घंटे में शहीद हो रहे हैं। तो ये सारा वो फेस कर रहे हैं। फिर मज़ामती तहरीक एक एक्सेस पर ऐसी वीडियो सामने आती हैं कि उनके पाँव में जूती भी नहीं है और उसके बावजूद वो बहादुरी के साथ जाकर लड़ रहे हैं। और ये दुनिया समझने से कासिर है कि इतने दिन से उनके पास असलहा कहाँ से आ रहा है। तमाम तरफ से उनका मुहासरा है, एक चिड़ी पर नहीं मार सकती, मतलब इसराइल की मर्जी के बगैर अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो ये असलहा उनके पास कहाँ से आ रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इतना असलहा नीचे स्टोर कर रहे हैं? तो इतना असलहा भी उन्होंने कहाँ से स्टोर कर लिया? तो अगर स्टोर नहीं है तो फिर ये असलहा उन्हें कहाँ से आ रहा है? तो ये वो समझने से कासिर है, लेकिन उनको पता नहीं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मदद किसकी है। इस मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ने वालों को मदद कहाँ से आ रही है, ये जो शैतानी ताकतें वो नहीं समझ सकती। तो नाज़रीन बता रहे कि हमने ज़ायनिस्ट फोर्स को निशाना बनाया है। एक घर में वो मौजूद थी और TBG शेल के साथ हमला किया गया और उनको हमने मार डाला और फिर क्लैशेस भी उनके साथ हुए हैं। अच्छा, आपको फिर मैं कहूँगा कि शायद सुनने में खबरें एक जैसी लगती हों कि अच्छा इससे पहले भी तो घरों में ये इस तरह के हमले हुए हैं। तो भाई शायद खबरें बताने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन ये हमला करने में कभी भी एक जैसा नहीं होता। हर बार जब वो सुरंग से बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब मिसाइल आकर गिरते हैं तो वो पहले की जगह, पहले के जैसे नहीं होते। यहाँ बताने में पहले के जैसे एक जैसे ही हो सकती हैं, लेकिन हर बम गिरने वाला, हर हमला, हर प्लानिंग वो एक जैसी नहीं होती। उसके लिए आपको हर बार जान हथेली पर लेकर जाना पड़ती है। तो ये जो बड़े ज़बरदस्त ये हमले हैं, जो जिस तरह बिल्डिंग्स में वो जाकर निशाना बना रहे हैं, ये इसी तरह इसराइली फ़ौजी उन बिल्डिंग्स के मलबे तले दब जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद, ये सैकड़ों में तो लाजमी अगर हज़ारों में नहीं है, जो जिस तरह से इसराइली फ़ौज मलबे तले दबी हुई है। फिर नाज़रीन बता रहे कि हमने एक गैदरिंग को निशाना बनाया है। अल जैतून का एरिया है और विद बैराज ऑफ 60 mm रेगुलर मोर्टार शेल्स। अब ये नाज़रीन जैतून का मैं पहले पिछले एक वीडियो में तफसीली बता चुका हूँ कि बहुत शदीद लड़ाई इस वक्त यहाँ पर जारी है। बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में फ़ौज यहाँ पर भेजी गई है सिर्फ इस छोटे से इलाके को फ़तह करने के लिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर आप गजा सिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। 4 दिनों से मतलब 4 अटैम्प्ट मुख्तलिफ हो चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में फ़ौज, 100 गाड़ियाँ भेजी गई हैं, इतने टैंक्स भेजे गए हैं, बमबारी बेतहाशा की गई है, लेकिन ये फतह नहीं हो पा रहा ये इलाका। अच्छा, फिर नाज़रीन बता रहे कि वी बॉम्ब्ड ऑक्यूपेशन कंसंट्रेशंस एंड साइट्स इन नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप विद 107 मिसाइल टाइप। तो ये जनाब उन्होंने मिसाइलों के साथ हमला किया। अब नाज़रीन वेस्ट बैंक से भी कुछ तफसीलात हमारे पास आई हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। वेस्ट बैंक की बैकग्राउंड को आपको पता है, जिस तरह से हम बारीकी के साथ एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं
कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। इस वक्त शदीद उनको खतरा यरूशलेम के हवाले से है, रमज़ान शरीफ से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस वक्त वेस्ट बैंक से फ़लस्तीनी निकल कर यरूशलेम में आ रहे हैं, उनके फ़ौजियों पर हमले कर रहे हैं, उनकी चेक पॉइंट्स पर हमले कर रहे हैं। और जब से उन्होंने अल अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगाई है कि बिल्कुल अब इसमें दाखिला नहीं होगा, तब से जज्बात ज़्यादा हो गए हैं और मतलब मामलात बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिगड़ गए हैं और हर कोई इनको वार्न कर रहा है। यूरोप से भी इनको वार्निंग आना शुरू हो गई है कि ये जो तुम काम कर रहे हो फिर मुसलमानों को तुम नहीं संभाल सकोगे। मतलब ऑलरेडी तुम क्या कर चुके हो और अब उनके मतलब मस्जिद अक्सा पर पाबंदी लगा रहे हो, तो मामलात को कैसे संभाला जाएगा। और ये इसराइली मीडिया ऑन रिकॉर्ड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी के बयान सामने ला चुका है कि हमें लाखों की फौज चाहिए होगी अब यहां पर सूरत हाल को संभालने के लिए। तो अभी नाज़रीन एक एडीएम सेटलमेंट में बहुत बड़ा वाकया हुआ है जिसमें फ़लस्तीनी आए और उन्होंने इसराइलियों पर हमला किया, 6 मारे गए, 3 सीरियसली जख्मी हैं। इस वक्त ये टॉप न्यूज़ वहाँ पर बनी हुई है और इस तरह के हमले बढ़ते चले जाएंगे और ये इनको रोक नहीं पाएंगे। तो आप देखिए कि इसी तरह की बातें इलोन मस्क ने की थी कि भाई अब एक हमास का फाइटर मार के 10 पैदा करेंगे। तो आपने जो 30,000 लोग शहीद किए और 80,000 जख्मी कर दिए, वो जख्मी भी वो किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी की हड्डी रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी की आँख ज़ाया हो गई, मतलब वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है, उनकी सारी जिंदगी अब ऐसे गुजरेगी। तो एक पूरी जनरेशन ने अब ये सारा जुल्म अपनी आंखों के सामने देखा है, वो इस जुल्म को कैसे भुला सकेगी। मुझे बताइए, ये जो अब नस्ल जवान होगी, ये क्या इनकी बचपन की क्या यादें होंगी, ये किस तरह से परवान चढ़ेगी, तो उनका जिंदगी में गोल्स क्या होंगे। स्कूल आपने उनके उड़ा दिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज आपने छोड़ा नहीं, मस्जिदें आपने छोड़ी नहीं, तो जो सामने उनके जो मतलब साथी थे उनको माजूर आपने कर दिया या फिर शहीद कर दिया, घर आपने किसी का नहीं छोड़ा। तो आप मुझे बताइए जो सारी नस्ल जवान होगी ये किस नजरिए के साथ, इनका जिंदगी में गोल क्या होगा, क्या गोल होगा मुझे बताइए। उनके पास जिंदगी में अब ऑप्शन ही क्या है। देखिए ये बड़ी खतरनाक बात होती है कि आप किसी नस्ल, एक पूरी जनरेशन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे, वो क्या करेंगे। तालीम तो आपने उनको, जो अगर वो चाह रहे थे कि चलो थोड़ी बहुत वो पढ़ते, कुछ जिंदगी में करते, चलें, जो जुल्म हो रहा था, गुलामी थी तो चले मामलात चल रहे थे, लेकिन जो कुछ अब आपने कर दिया, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये निज़ाम अब कैसे चलेगा। ठीक है, और ना ही उन्होंने इस इंटेंशन से किया कि ये निज़ाम चले, वो भी तो अब ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इनको हमेशा हमेशा के लिए निकालने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी दुनिया वार्न कर रही है कि ये इनका मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। भाई तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह का कोई मंसूबा कामयाब हुआ हो। आप इतने लाखों मुसलमानों को कहां निकाल कर भेजेंगे, इस सारी नस्ल को क्या ये आसमानों पर परवाज कर जाएगी, वो आपके बॉर्डर पर ही बैठी रहेगी। अगर आप कब्जा कर भी लें तो वो आपको यहां से अमन कैसे हो सकता है, वो कैसे अब मतलब आपको ऐसे आप उनके घरों पर, ज़मीन पर कब्जा कर लें, अल-अक्सा पर कब्जा कर लें और वो बॉर्डर पर आराम से बैठे रहेंगे। तो ये तहरीक अब ख़त्म नहीं हो सकती। ये आज़ादी के बगैर अब मामलात रुकने वाले नहीं हैं मेरे भाइयों। अब ये आपको आलमी अदालत से हवाले से कुछ खबरें हमारे पास आई हैं और आपको पता है 52 कंट्रीज़ ने एडवाइजरी देनी है, तो 2-3 कंट्रीज़ को मौका दिया गया था, उसमें ईरान है, इराक है, आयरलैंड है और कुवैत है। इन 4 के थोड़े थोड़े बयानात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और जिस तरह से आयरलैंड ने मुकदमा लड़ा है वो भी काबिल तहसीन है। ईरान नाज़रीन कह रहा है, ईरान सेज ICJ ओपिनियन कैन सेट ग्राउंड फॉर सेविंग थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, वी रिमेन एट अ टर्निंग पॉइंट इन अ हिस्ट्री। बिल्कुल ये हमारी ह्यूमैनिटी का एक टर्निंग पॉइंट है और द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट कैन सेट द ग्राउंड फॉर सेविंग द लाइव्स ऑफ thousands of innocent women and children and contribute to the legitimate demand of the people। कि ये कोर्ट है जो इसको फिल फॉर बंद करवा सकती है। ईरान सेज सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अट्रॉसिटीज, सीधा सीधा सिक्योरिटी काउंसिल को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। द इन एक्शन और इनसफिशिएंट एक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियंस। अब ये ईरान सरेआम ये बात कर रहा है कि इस बोसीदा निज़ाम को, इस UN को जिसके कोई वक़्त ही नहीं है, जो जंग बंद नहीं करवा सका, ये आलमी इदारे, ये वीटो, अब इसको ख़त्म होना चाहिए। अब एक इंसाफ पर मुबनी जो है निज़ाम की हमें ज़रूरत है। अगर ये बनाया गया निज़ाम
हमें इस तरह बच्चों को नहीं बचा सका, औरतों को नहीं बचा सका, तो फिर इस निज़ाम की ज़रूरत ही क्या है? जब जंग के फैसले या कोई मुज़ाकरात टेबल पर बैठ कर ये इदारे नहीं करवा सकते, तो फिर इन इदारों की ज़रूरत ही क्या है? फिर मैदान में अगर फैसले होने हैं तो फिर ठीक है, मैदान में ही होंगे, फिर इस निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। ऑल द अट्रोसिटीज एंड क्राइम्स कमिटेड बाय द इजरायली रिजीम इन द पास्ट ऑलमोस्ट 80 ईयर्स आर अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इन एक्शन, कि ये एक्शन ना लेना इन इदारों का यही सबसे बड़ी वजह और यही जिम्मेदार है। इराक कॉल्स ऑन ICJ टू स्टॉप इसराइल्स कैंपेन ऑफ मास मर्डर। इसराइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर वॉर क्राइम्स। Iraq's representative has ended his presentation to the ICJ by saying that his country is deeply concerned about the humanitarian suffering inflicted on the Palestinians throughout the state of पैलेस्टाइन। अब नाज़रीन, आयरलैंड का जो यूके का मतलब इत्तेहादी है, मतलब ये एक फेडरेशन है जिसमें स्कॉटलैंड है, ईरान है, ये यूके के अंडर है, तो वो देखिए किस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ। यूरोप में जो 2-3 बड़े मुल्क हैं, स्पेन है, उसमें स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नॉर्वे है, ये 4-5 बड़े कंट्रीज हैं जो बहुत स्ट्रांगली आकर खड़े हुए हैं, बयानिए के महाज पर भी, मीडिया के महाज पर भी और अदालतों के महाज पर भी, और जो फोरम्स हैं उन पर ये पूरी तरह से खड़े हुए हैं। Israel has exceeded the limits of self-defense of October 7. Attorney General then reminds the court that international law limits the use of force in self-defense to no more than what is necessary and proportionate. Israel has committed serious breaches of international law, says Ireland. Ireland has concluded that by its prolonged occupation of Palestinian territory and the settlement activities it has conducted there for more than a half century, Israel has committed serious breaches of number of perimetry norms of general international law। कि ये अब इनकी आधी सदी वो कह रहे हैं कि हो चुकी है इनके इस जालमाना कब्जे की, तो अब इसको फिल फॉर खत्म होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये आयरलैंड कह रहा है। भाई ये वही हैं जहां से मुकद्दस फरीजे के तौर पर इनको समझा जाता था। ये वही मुल्क हैं जो कह रहे हैं ये नाजायज कब्जा है, ये इतना जालमाना कब्जा है कि इसको फिल फौर ख़त्म होना चाहिए। तो फिर मैं वही बात आपको याद करवाना चाहूँगा कि आलमी अदालत के हवाले से आपने ये बात जहन में रखनी है, ना ही इदारे सज़ा दिला सके हैं कभी किसी मुल्क को, ना दिला पाएंगे। ये वही इदारे हैं जो इनकी फंडिंग से चलते थे, इन्होंने बनाए थे। ये वही मुल्क हैं जिन्होंने ज़मीन लेकर दी थी, लेकिन आज वो इसराइल को अपनी आवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं कि ये कोई अल्लाह के चुनिंदे लोग नहीं हैं, ये जालिम लोग हैं, ये जालमाना कब्जा है, फ़लस्तीनी हक पर हैं, फ़लस्तीनी सच्चे हैं, फ़लस्तीनी दहशतगर्द नहीं है। तो यही हमारे लिए बहुत है, लड़ने के लिए हमारे पास एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। वो उनका साथ देना किसी और की जिम्मेदारी है जो अपने महल्लात में बैठे हैं, उन्हीं को साथ देना चाहिए, उन्हीं को अपनी फौजें भेजने चाहिए। और बाकी दुनिया जो एम्बेसडर निकाल रही है, जो अदालतों में हमारे लिए खड़ी है, जो आलमी फोरम्स पर हमारे लिए खड़ी है, उनके अवाम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, ये उनका इनफ है और उनके सलाम है। फिर नाज़रीन, कुवैत ये कह रहा है व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा एज अ रिजल्ट ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इसराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी हम देखते हैं उसका सारा लिंक गज़ा से निकल रहा है। यकीन मानिए कोई अगर जंग शुरू भी हो रही है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी सही, तो उसका डायरेक्ट लिंक गज़ा से निकल रहा है। अफ्रीका में जाकर देखते हैं तो उसका ताल्लुक गज़ा से निकल रहा है। यूरोप में जाते हैं, वो अलग से एक यूक्रेन की जंग चल रही थी, लेकिन अब वो सारी गज़ा के साथ कनेक्टेड हो गई है। इससे पहले दुनिया के एक्सपर्ट ये समझ रहे थे कि दुनिया में अब ये जो एक नया ऑर्डर आना है या जो भी दुनिया में तब्दीली आएगी, उसका जो जियो पॉलिटिकल जो भी दुनिया में अब तब्दीली आएगी, उसका वो यूक्रेन जंग लेकर आएगी। लेकिन अब तमाम दुनिया का इत्तेफाक है कि वो यूक्रेन नहीं जंग बल्कि गज़ा की जंग लेकर आएगी। ये इतना बड़ा ग्लोबल एक इशू बन चुका है, तो अब इसी के गिर्द तमाम चीज़ें घूम रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबली, रीजनली, गज़ा के अंदर से, वेस्ट बैंक से, लेबनान से तमाम खबरें आपके सामने रखें। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।